प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस क्लास में। विद्यार्थियों, हम डिस्कस कर रहे हैं बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए उनका जो राजनीति विज्ञान का विषय है उसका सेकंड पेपर द्वितीय प्रश्न पत्र है, द्वितीय विश्व युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं भारत की विदेश नीति। इस पेपर के सेकंड चैप्टर पर हमारा डिस्कशन चल रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, शीत युद्ध और उसके विभिन्न चरण। विद्यार्थियों, इस चैप्टर के डिस्कशन के कुछ अंतिम चरण में हम अंतिम टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं। और हमारा जो डिस्कशन पिछले वीडियो में शुरू हुआ था, देतांत व्यवहार, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देतांत व्यवहार, इसको लेकर निबंधात्मक प्रश्न भी पूछा जाता रहा है। और उसके अलावा छोटे क्वेश्चन तो खैर अक्सर पूछे ही जाते हैं, तो इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो देतांत व्यवहार क्या है, उसको हमने डिटेल से अलग अलग विचारकों ने देतांत को किस रूप में परिभाषित किया है, और वो सारा हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में हम दो महत्वपूर्ण टॉपिक देतांत व्यवहार को लेकर डिस्कस करेंगे कि एक तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देतांत व्यवहार के निर्धारक तत्व। देतांत आपको पता है कि जिस प्रकार शीत युद्ध काल में जो पूरा कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, तनाव का माहौल था दोनों गुटों के बीच, अमेरिका और सोवियत संघ, तो एक दोनों में कहीं न कहीं एक तनाव में कमी आई थी। एक टर्म आया 1963 से लेकर 1979, और उसके बाद में फिर एक कोशिश हुई तो 1985 के बाद में। तो वो जो देतांत का जो दौर आया, शीत युद्ध में जो तनाव है उसमें कुछ कमी आई। तो यहाँ इस टॉपिक में मतलब जो देतांत व्यवहार के निर्धारक तत्व का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, उसमें हम ये देखेंगे कि वो ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियाँ, ऐसी कौन कौन सी स्थितियाँ थी जिन्होंने कि देतांत का माहौल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मतलब देतांत व्यवहार, जो दोनों गुटों में जो तनाव में कमी आई, तनाव में शिथिलता आई, तनाव शैथिल्य आया, तो वो व्यवहार क्यों आया, किन परिस्थितियों को लेकर आया, ऐसे क्या हुआ, तो वो निर्धारक तत्व हैं, वो हम पढ़ेंगे। देखिए, बड़े क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है कि देतांत को परिभाषित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देतांत व्यवहार के निर्धारक तत्वों को समझाइए, तो वहाँ आपको ये सारे तत्व बताने पड़ेंगे। तो हम विभिन्न टॉपिक्स के माध्यम से डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उस देतांत व्यवहार के जो प्रभाव क्या पड़े, इफेक्ट क्या पड़े, तो ये दो महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। आइए चर्चा को शुरू करते हैं। उससे पहले जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं, मैं आप उनको बता दूं कि वे सारे वीडियो क्रमबद्ध तरीके से आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर, प्लेलिस्ट का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप वहाँ प्लेलिस्ट देख सकते हैं बीएफ थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस की। उसमें सारे वीडियो आपको क्रमबद्ध तरीके से मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं, डिस्कशन की शुरुआत करते हैं, और आज का पहला टॉपिक। तो विद्यार्थियों, ये आप सारे जो पॉइंट देख पा रहे हैं, ये सारे देतांत व्यवहार के निर्धारक तत्वों में आप बता सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि वो कौन कौन सी स्थितियाँ, वो कौन कौन से कारण, वो कौन कौन सी एलिमेंट्स, कौन कौन सी परिस्थितियाँ जिनके कारण तनाव में कमी आई, दोनों गुटों के मध्य तनाव शैथिल्य आया, और वो ही देतांत है, जैसा कि हमने समझा है पहले। तो वो उन तत्वों की हम बात करते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा हम समझने का प्रयास करते हैं, और आप इन पॉइंट्स को याद करके और अच्छे से एक्सप्लेन इस पूरे निर्धारक तत्वों को कर सकते हैं। जैसा कि आप सबसे पहले देख पा रहे हैं कि परमाणु शस्त्रीकरण की प्रतिस्पर्धा। देखिए, आपको पता है कि दोनों गुटों के मध्य जो शीत युद्ध चल रहा था, 1945 से इसकी शुरुआत हुई थी, तो कहीं न कहीं वो शीत युद्ध एक तरह से परमाणु युद्ध में कन्वर्ट होने की स्थिति की तरफ बढ़ रहा था। आपको ध्यान है कि हमने डिस्कस किया था, क्यूबा मिसाइल संकट एक ऐसी परिस्थिति थी कि ऐसा लगने लगा था कि दोनों गुटों के मध्य, दोनों देशों के मध्य कहीं न कहीं, जो अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य, एक परमाणु युद्ध भी हो सकता है, और यानी होने की स्थिति थी क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान 1962 में। लेकिन वो टल गया था। कुल मिला के वहाँ से फिर देतांत व्यवहार, और उसके बाद में 85 के बाद में जो अमेरिका और सोवियत संघ के प्रयासों से जो समझौता और कुछ वार्ता की प्रवृत्ति आई, और देतांत व्यवहार निर्धारित हुआ, और फिर अंततः शीत युद्ध का अंत भी हुआ। तो ये जो तनाव शैथिल्य हुआ, तनाव में जो कमी आई, उसका एक महत्वपूर्ण रीज़न ये था कि
परमाणु शस्त्रीकरण की दोनों में जो प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ गई थी कि दोनों जो गुट थे, दोनों जो देश थे, उनमें एक दूसरे के प्रति काफ़ी आशंकाएं थी। ऐसा लग रहा था, अमेरिका को भी ये भय लग रहा था कि सोवियत संघ के पास पता नहीं कितने हथियार हैं, अगर मान लीजिए हमने हथियारों का प्रयोग किया, परमाणु हथियारों का प्रयोग किया, तो फिर कहीं उसका वो जवाबी प्रयोग करेंगे तो इससे पूरी दुनिया को नुकसान होगा और हमें भी नुकसान होगा। और यही जो दिमाग में अमेरिका में था। तो दोनों ही देशों के मध्य ये एक तरह से माहौल था कि जो प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ गई थी, दोनों ने हथियारों की होड़ इतनी थी, दोनों ने इतनी हथियार, इतनी टेक्नोलॉजी इसमें विकसित कर ली थी। तो कहीं न कहीं उससे हुआ ये कि दोनों में कहीं न कहीं कोई इतनी ज़्यादा गलत फहमी न हो जाए कि कहीं वो उसका प्रयोग करे और जिसका कि विनाश फिर उन दोनों को भी, उन दोनों गुटों को भी, मतलब अमेरिका और सोवियत संघ को भी और पूरी दुनिया को न देखना पड़े। तो कहीं न कहीं उससे फिर दोनों ने समझा कि कहीं न कहीं हमें वार्ता करनी होगी, समझौता करने होंगे और ये परमाणु हथियारों की जो होड़ है उसको समाप्त करना पड़ेगा। तो ये जो दिमाग में उनकी ये बात आई, तो उससे फिर ये जो तनाव शैथिल्य का जो माहौल है, देतांत का माहौल है, वो क्रिएट करने में, वो बनाने में एक योगदान मिला। तो जो महत्वपूर्ण तत्व देतांत व्यवहार को निर्धारित करने का एक ये था कि परमाणु शस्त्रीकरण की उनकी जो प्रतिस्पर्धा हो रही थी, कहीं न कहीं उन्होंने वो समझा, उस प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए उनके दिमाग में आई कि कहीं न कहीं जिसे रोकना होगा, नहीं तो फिर पूरी दुनिया है वो तबाही के कगार पर पहुंच सकती है। तो ये एक तो तत्व आप बता सकते हैं। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं पारस्परिक हित। देखिए पारस्परिक हित, दोनों ने अपने अपने हित देखे, दोनों ने देखा कि ये होड़ हम कब तक करेंगे, कब तक ये कंपटीशन चलता रहेगा, ये जो तनाव है ये कब तक रहेगा। तो इससे क्योंकि दोनों को ही नुकसान तो हो ही रहा था, भले ही वो अपने अपने महाशक्ति अपने आप को बताने के लिए कर रहे थे, लेकिन उनके दिमाग में ये आया, अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही देख रहे थे कि ये इससे मतलब इस स्थिति को बहुत लंबे समय तक चलाना ये दोनों ही देशों के और पूरी दुनिया के हित में नहीं है। तो कहीं न कहीं उन्होंने, क्योंकि इससे पूरा जो उनका फोकस था वो सैनिक हथियार, परमाणु तकनीक उन पर था और आर्थिक और लोक कल्याणकारी कार्यों पर था ही नहीं। तो कहीं न कहीं उन्होंने देखा कि पारस्परिक हित, दोनों का हित इसी में है कि वार्ता के द्वारा जो दोनों के में तनाव है, भय का माहौल जो बना हुआ है, जो कंपटीशन है, उसको कहीं न कहीं कम किया जाए, समाप्त किया जाए। तो पारस्परिक हित की जो भावना दोनों देशों में, अमेरिका और सोवियत संघ में आई, तो उसने भी तनाव शैथिल्य या देतांत व्यवहार को जन्म दिया। तो ये भी एक महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व आप बता सकते हैं। नेक्स्ट आप बता सकते हैं कि मित्रों से निराशा। आपको पता है कि मैंने कहा था आपको कि दोनों देशों ने अपने अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए, बताने के लिए, अपने गुट को, अपनी विचारधारा को ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए सैनिक जो संधियां वो करी थी, जैसा कि अमेरिका ने नाटो, सीटो, सेंटो, सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट। तो इससे हुआ है कि वो जो अन्य जो देश थे उनको अपने अपने गुट में लाने का प्रयास कर रहे थे और उसके कारण से वो उनको सैनिक सहायता देते थे, आर्थिक सहायता देते थे, कूटनीतिक सहायता देते थे। तो उन्होंने देखा कि अलग अलग जो देश हैं, छोटे जो देश थे, कहीं न कहीं विकसित विकासशील देशों के, पश्चिमी यूरोप के, पूर्वी यूरोप के, वो देश क्या कर रहे थे कि मतलब वो फ़ायदा ले रहे थे, अमेरिका से भी ले रहे थे और सोवियत संघ से भी ले रहे थे, और उनको ऐसा लग रहा था कि अपने उन देशों को इतनी सहायता देकर अपने गुट में शामिल करने से कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल रहा है, और बल्कि काफ़ी पैसा और काफ़ी जो सैनिक खर्च उनके ऊपर करना पड़ रहा है। तो और जो वो चाहते थे अपने मित्रों से वो उनको मिल भी नहीं पा रहा था। तो कहीं न कहीं एक दोनों ही देशों को, अमेरिका को भी और सोवियत संघ को भी, अपने जो मित्र राष्ट्र थे, जो उनके गुट में थे, उनसे निराशा हुई। तो उनको ये भावना आई कि हमें कहीं न कहीं ये कंपटीशन कम करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा, नहीं फिर हम कब तक इन हमारे जो सहयोगी मित्र राष्ट्र हैं, गुट में जो शामिल राष्ट्र हैं, उनको हम सहायता देते रहेंगे। तो कहीं न कहीं अपने मित्रों से भी निराशा उनको हुई और उनके दिमाग में एक तनाव शैथिल्य, तनाव में कमी लाने की भावना, अर्थात देतांत व्यवहार को जन्म देने की भावना आई। तो कहीं न कहीं ये भी एक देतांत व्यवहार को निर्धारित करने में इस तत्व ने भी योगदान दिया। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं कि सुरक्षा की अपेक्षा आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग को प्राथमिकता, क्योंकि इससे पहले, मतलब देतांत व्यवहार आने से पहले, देतांत की भावना, तनाव शैथिल्य की भावना आने से पहले, उनका जो पूरा फोकस था वो सुरक्षा पर था, मतलब सेफ्टी पर था। उनको ऐसा लग रहा था कि अमेरिका को ये लगता था सोवियत संघ को अपने आप के लिए वो खतरा मानते थे और सोवियत संघ अमेरिका को अपने आप के लिए खतरा मानता था। तो कहीं न कहीं सुरक्षा उनके लिए सर्वप्रथम था, सर्वोपरि था। तो पूरा फोकस उनका सुरक्षा पर था
और जो आर्थिक और तकनीकी जो टेक्नोलॉजी, मतलब जो परमाणु टेक्नोलॉजी विकसित की जा रही थी, उसका भी वो पूरा जो प्रयोग है वो सुरक्षा के लिए ही, सैनिक साधनों के लिए कर रहे थे। लेकिन उनको ऐसा लगा, दोनों ही देशों की, कि हम सुरक्षा के लिए ही इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, इतनी परमाणु तकनीक जो विकसित करी है उसको हम सैनिक कार्यों के लिए ही प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं आर्थिक जो हित हैं हमारे, आर्थिक स्थितियों पर भी ध्यान देना होगा। और इसके अलावा ये जो टेक्नोलॉजी है, तकनीक जो हमने विकसित करी है, इसका शांतिपूर्ण कार्यों के लिए भी प्रयोग करना पड़ेगा, और इससे हमें फ़ायदा भी होगा, पूरी दुनिया को फ़ायदा होगा। तो कहीं न कहीं दुनिया की तो छोड़ो, लेकिन उन्होंने अपने अपने व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए ही देखा कि ये जो सुरक्षा पर ही हमारा फोकस रहेगा, कब तक रहेगा, क्योंकि आंतरिक रूप से भी काफ़ी प्रेशर बढ़ रहा था दोनों ही देशों में। तो अब दोनों ही देशों का जो पूरा फोकस था वो सुरक्षा की बजाय वो उन्होंने देखा, सुरक्षा के साथ साथ हमें आर्थिक तत्वों को भी देखना पड़ेगा, और इसके साथ साथ जो तकनीक का जो गैर सैनिक कार्यों में है, जो शांतिपूर्ण कार्यों के लिए भी प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये जो भावना उन देशों में आई, तो इससे भी एक तनाव शैथिल्य की स्थिति है उसको जन्म मिला। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं विद्यार्थियों, चीन रूस संघर्ष। चीन और रूस के मध्य, जो रूस मतलब सोवियत संघ, तो दोनों के मध्य जो, क्योंकि स्टार्टिंग में रूस भी एक कम्युनिस्ट देश और जो सोवियत संघ है वो भी कम्युनिस्ट, दोनों की विचारधारा और दोनों की गहरी मित्रता थी। लेकिन 70 के दशक में आते आते उनके जो बीच है, विशेषकर एक तरह से 60 के बाद ही ये स्थिति आने लगी थी कि रूस और चीन के मध्य जो तनाव है वो भी बढ़ने लगा था, एक ही विचारधारा होने के बावजूद भी, क्योंकि उनके कुछ सीमा को लेकर, कुछ बॉर्डर को लेकर इशू थे, तो और उनमें कुछ आपसी अविश्वास बढ़ा, तो दोनों के बीच जो संबंध खराब हुए, उससे हुआ ये कि जो चाइना है, चीन है, वो अमेरिका के निकट गया। और आपको पता है कि 1970 तक आते आते तो जो चीन है वो और अमेरिका के जो संबंध है वो प्रगाढ़ हो गए थे, और चीन को अमेरिका ने एक तरह से मान्यता भी प्रदान कर दी थी, इससे पहले नहीं दी थी मान्यता, और अच्छे संबंध हुए। तो इससे रूस अर्थात सोवियत संघ को ऐसा लगा कि जो चीन जैसा जो कम्युनिस्ट देश है वो भी अमेरिका के निकट गया, तो इससे फिर रूस को ऐसा लगा कि कहीं न कहीं जो चीन है और अमेरिका मिलकर हम पर ज़्यादा प्रभावकारी कदम न उठाएं। इसके लिए फिर सोवियत संघ ने भी ये कदम उठाया कि कहीं न कहीं तनाव को कम करना पड़ेगा। अगर तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ा तो फिर अमेरिका हमारे ऊपर परमाणु तकनीक का प्रयोग भी कर सकता है और एक प्रेशर बना सकता है। तो इसके लिए जो चीन और रूस के बीच जो संघर्ष हुआ या मतभेद बढ़े और जो चीन अमेरिका के निकट गया, तो उससे भी जो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो तनाव था उसमें एक शिथिलता का माहौल क्रिएट हुआ, वो माहौल बना, और देतांत व्यवहार को निर्धारित करने में इस चीन रूस जो संघर्ष है या तनाव है, इसने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेक्स्ट विद्यार्थियों, आप देख पा रहे हैं सैनिक शक्ति की विफलता। ये आपको पता है कि शीत युद्ध के दौरान जो दोनों गुटों में जो शीत युद्ध चरम स्थिति पर था, तो सैनिक शक्ति का प्रयोग या सैनिक जो प्रतिस्पर्धा दोनों गुटों के मध्य, दोनों देशों के मध्य थी, तो वो एक तरह से कहीं न कहीं वो महाशक्ति अपने आप को दिखाने के लिए, अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए शक्ति का तो प्रयोग कर रहे थे, लेकिन वो सैनिक शक्ति का केवल दिखाने के अलावा, एक दूसरे को दिखाने के अलावा और कहीं बेनिफिट्स, फ़ायदा उन दोनों को ही, अमेरिका और सोवियत संघ दोनों को ही नहीं मिल रहा था। तो दोनों देशों ने यह महसूस किया कि सैनिक शक्ति का जिसको हम बढ़ाते जा रहे हैं और एक बहका माहौल पूरे विश्व में बनता जा रहा है, तो कहीं न कहीं ये कोई हमारे खुद के लिए भी कोई सफलता नहीं है और पूरी दुनिया के लिए भी नहीं है। तो उनके दिमाग में जब ये चीज़ आई कि ये सैन्य प्रतिस्पर्धा या सैनिक शक्ति अगर की बेतहाशा जब वृद्धि होगी तो इससे दुनिया में तनाव और बढ़ेगा ही और बहका माहौल क्रिएट होगा, और ये दोनों देशों के लिए और पूरी दुनिया के लिए सही नहीं है। तो कहीं न कहीं ये जो उनके दिमाग में आई कि सैनिक शक्ति की एक विफलता है, तो ये स्थिति ने दोनों देशों के मध्य, अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य तनाव में शिथिलता लाने के लिए एक माहौल बनाया। तो ये भी एक महत्वपूर्ण रीजन आप बता सकते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं विद्यार्थियों, गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की भूमिका। गुटनिरपेक्ष आंदोलन जिसने कि एक तरह से शीत युद्ध के अतिरिक्त एक नवीन जो स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने के लिए
कुछ एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के कुछ देश थे, नव स्वतंत्र राष्ट्र जो थे, जिसमें भारत भी शामिल था, उन्होंने, आपको पता है कि दोनों ही गुट में, वो किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए और उन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन, गुट निरपेक्ष नीति को अपनाया। तो उसकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही कि कहीं न कहीं दोनों गुटों के मध्य एक तनाव, शिथिलता लाने में उन गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने भी योगदान दिया। एक तो प्रेशर ये पड़ा कि वो जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के समर्थक राष्ट्र थे, देश थे, जो नव स्वतंत्र राष्ट्र थे, वो किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए। तो इससे दोनों गुटों को ऐसा लगा कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो देश हैं, ये चीन से, सोवियत संघ से भी फायदा ले रहे हैं, अमेरिका से फायदा ले रहे हैं, मतलब दोनों देशों को ऐसा लगता था हम दोनों से फायदा ले रहे हैं और ये किसी भी गुट में शामिल नहीं है। तो कहीं न कहीं एक तरह से दोनों ही गुटों को ये लगी कि ये जो दोनों ही गुटों से फायदा ले रहे हैं और किसी भी गुट का जो समर्थन नहीं कर रहे हैं। तो एक तो ये रीजन था, और दूसरा गुटनिरपेक्ष आंदोलन का भी ये कोशिश थी कि पूरी दुनिया में जो भय का माहौल बन रहा है, शीत युद्ध में कुछ न कुछ कमी लानी होगी, तनाव में कुछ कमी करने के लिए उन्होंने भी एक मध्यस्थता करने का प्रयास किया और पूरा माहौल है उसको तनाव में शिथिलता लाने का प्रयास किया। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के कारण भी जो एक देतांत व्यवहार है उसने जन्म लिया, और देतांत व्यवहार को लाने में इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भी महत्वपूर्ण भूमिका आप बता सकते हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण तत्व था। नेक्स्ट विद्यार्थियों, आप देख पा रहे हैं भय का संतुलन। भय का संतुलन मतलब, क्योंकि आपको पता है कि दोनों गुटों के मध्य जब इतना तनाव बढ़ गया था, एक परमाणु युद्ध की आशंका बन चली थी, तो इससे पूरी दुनिया में एक भय का माहौल बन चुका था। दोनों गुटों में भी, दोनों देशों में भी ये एक माहौल था कि कहीं अमेरिका को भी ऐसा लगता था कहीं रूस की, सोवियत संघ की तरफ से कोई परमाणु हथियार न चला दिया जाए, उसका प्रयोग न किया जाए, और सोवियत संघ को भी ऐसा लगता था अमेरिका की तरफ से ऐसा न हो। तो एक भय का माहौल, एक तनाव का माहौल इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि दोनों को कहीं न कहीं वार्ता समझौते के द्वारा इस भय को कमी करने के लिए एक मजबूर होना पड़ा, और उनको ऐसा लगा कि कहीं न कहीं ये भय का माहौल बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो एक जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो आपसी असमझ है, वो ज़्यादा बढ़ जाएगी और परमाणु युद्ध की कगार पर हम पहुंच जाएंगे। तो इसलिए उस भय के माहौल ने दोनों जो देशों को, अमेरिका और सोवियत संघ को, एक बातचीत और समझौते के द्वारा अपनी जो आपसी जो कंपटीशन है उसको कम करने में और तनाव को कमी लाने के लिए मजबूर किया, और यही कारण था कि तनाव में फिर शिथिलता आई, देतांत व्यवहार का जन्म आया। तो ये सारे पॉइंट के माध्यम से विद्यार्थियों आपने देखा कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो देतांत व्यवहार, जिसकी हमने बात करी थी कि देतांत व्यवहार क्या है, उसको तो हमने पिछले वीडियो में समझ लिया है, और जो जिन विद्यार्थियों को नहीं अभी समझ में आया तो पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। पूरा देतांत व्यवहार वहाँ बता दिया गया है कि उसका मतलब क्या है, कि दोनों गुटों के मध्य तो तनाव में जो कमी आई, तनाव में जो शिथिलता आई, वही देतांत व्यवहार है संक्षेप में। तो वो तनाव में शिथिलता कम हुई, वो क्यों हुई, वो सारी परिस्थितियां, वो सारे निर्धारक तत्व हैं, वो ये सारे पॉइंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। तो प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है, तो आप इन सारे पॉइंटों के माध्यम से उन पूरे तत्वों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। विद्यार्थियों, नेक्स्ट टॉपिक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस देतांत व्यवहार के जो इफेक्ट हैं वो क्या पड़े। तो विद्यार्थियों, हालांकि ये सेकंड टॉपिक जो हमने बात करी है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर देतांत व्यवहार के जो प्रभाव हैं, इफेक्ट हैं, ये अब हम कल नेक्स्ट वीडियो में इस पर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि वीडियो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, और इसलिए क्योंकि उस पर भी काफ़ी टॉपिक है, उन पर हमें डिस्कस करना है, काफ़ी जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव है। तो इसलिए आज के वीडियो को तो हम यहीं समाप्त करेंगे, और आशा है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो विद्यार्थियों, बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और बस आप अपनी प्रतिक्रिया देते रहें और इन वीडियोस का लाभ उठाते रहें। अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को भी ये सूचना देते रहें, पूरी श्रृंखला का वो भी आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार करें, जिससे कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ मिले और वो भी अपनी घर बैठकर इस कोरोना काल में वो बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर पाएँ। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं।